दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका स्वागत और वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं AIPMT मेंस ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 के बायोलॉजी सेक्शन की आंसर की। इससे पहले 2010 में ये टेस्ट 2 चरणों में होता था, स्क्रीनिंग और मेंस। ये जो पेपर है 2010 का मेंस का पेपर है, जिसमें बायोलॉजी के 60, फिजिक्स के 30 और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आते थे। बायोलॉजी सेक्शन की 1 से लेकर 30 तक की आंसर की इससे पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आज शुरू करते हैं 31 से। यह है नीट 2010 का बायोलॉजी सेक्शन की आंसर की का दूसरा वीडियो। 31वां प्रश्न है, पीलिया एक विकार है। पीलिया यानी जॉन्डिस। पीलिया पाचन तंत्र से संबंधित विकार है। इस रोग में त्वचा, नेत्रों का श्वेत भाग तथा मूत्र आदि पीले रंग के हो जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, क्रेंज शारीरिकी निम्न में से किसकी पत्तियों का एक प्रमुख अभिलक्षण है? तो गन्ना एक C4 पादप है। क्रेंज शारीरिकी C4 पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है, यानी C4 जितने पादप हैं वो केंद्र शारीरिकी उनकी पत्तियों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में देखते हैं, एंटीराइनम में गुलाबी पुष्पों वाले 2 पौधों का संकरण कराया गया। F1 पीढ़ी में लाल, गुलाबी तथा श्वेत पुष्पों वाले पौधे 1 लाल 2 गुलाबी 1 श्वेत के अनुपात में उत्पन्न हुए। इस दशा में संकरण के लिए प्रयोग किए गए दोनों पादपों का जीन रूप क्या हो सकता है? पुष्पों का लाल रंग RR तथा श्वेत रंग rr जीनों द्वारा निर्धारित होता है। तो ये हैं 2 पौधे गुलाबी, इसमें एक मेल एक फीमेल है। इनके जीन ये होगा हमारा, एक होगा कैपिटल R और एक होगा स्मॉल r। इसी तरीके से इसके भी कैपिटल R और स्मॉल r। अब इनका संकरण करा जाता है तो इससे जो पौधे बनेंगे वो ये बनेंगे हमारे RR, और ये पौधा बनेगा हमारा कैपिटल R और स्मॉल r। इस तरह से इस जीन से लिया जाएगा हमारा ये, और ये मिलके बनाएंगे RR, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल, और ये बनेगा हमारा स्मॉल r। तो ये दोनों क्या है, कैपिटल R स्मॉल r, ये हैं हमारे गुलाबी। तो ये 2 पौधे हमारे क्या होंगे, गुलाबी। कैपिटल R ये होंगे लाल, और स्मॉल r ये होंगे श्वेत। तो ये 1, ये 2 और ये 1। तो ये हमारा होगा फर्स्ट पीढ़ी में, यानी F1 में। तो हमें निकालना ये है कि इस दशा में संकरण के लिए प्रयोग किए गए दोनों पादपों का जीन रूप क्या हो सकता है। तो दोनों पादपों का जीन रूप जो होगा वो क्या होगा, 1 2 1 द्वारा यह RR गुलाबी हो, तो ये RR है तो ये भी क्या होंगे, गुलाबी होंगे। तो जीन रूप क्या होगा, कैपिटल R और स्मॉल r। तो ये इसका सी ऑप्शन सही है। उच्च पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण चारणीय तत्वों द्वारा होता है। चारणीय तत्वों का मतलब फ्लोएम ऊतकों की खाद्य संवहन करने वाली कोशिकाओं से है। आवृत बीजी पौधों में ये चारणीय तत्व नलिकाओं के रूप में होते हैं, और अनावृत बीजी पौधों में ये चारणीय कोशिकाओं के रूप में उपस्थित होती हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभय लिंगाश्रयी पादप है? उभय लिंगाश्रयी पौधे का मतलब है एक ही पौधे पर नर और मादा शंकु पाए जाते हों। इसमें पाइनस जो है वो एक उभय लिंगाश्रयी अनावृत बीजी पादप है। इसमें नर तथा मादा शंकु एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। अब जो बचते हैं हमारे मार्केंसिया,
साइकस और खजूर ये तीनों ही एक लिंगाश्रयी पादप हैं, अर्थात इसमें नर मादा पौधे अलग अलग होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। जब प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले किसी जीव का संकरण इसका जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए किसी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे हम परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। आनुवंशिकी में परीक्षार्थ संकरण सबसे पहले मेंडल द्वारा व्यवहार में लाया गया था, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। भारतीय गैंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्राकृतिक प्राणी है? तो भारतीय गैंडा राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस भारत में असम राज्य का प्राकृतिक प्राणी है। वर्तमान में इस जीव को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नीचे दिए गए पथ का अध्ययन कीजिए। नीचे पथ दिया गया है जिसे हम दिखा रहे हैं अभी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें तीनों रिक्त स्थानों ए, बी तथा सी के लिए सही शब्द दर्शाए गए हैं? तो ये पद दिया गया है, यहाँ पर ये निशान दिख रहा है, यह है हमारे एटमॉस्फेरिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो वायुमंडल में होती है वो यहाँ से यहाँ चली है, ये एक जगह क्या आएगा, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीजनेस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, तो एक ही जगह आएगा स्थिरीकरण। ये है हमारा सी और बी। देखते हैं कहाँ चल रहा है। ये स्थिरीकरण होने के बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, ये आ गई C4 एसिड की जगह से। बी पर होगा इसका हमारा विकार बॉक्सीकरण, तो बी के स्थान पर हो रहा है विकार बॉक्सीकरण। इसके बाद C3 एसिड के जरिए से यहाँ पर पहुंची है और ये फिर वायुमंडल में आ गई, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पुनरुत्पादन होगा, यानी दोबारा उसका उत्पादन होके क्या होगा, वायुमंडल में आ जाएगी। तो ए की जगह होगा स्थिरीकरण, बी की जगह विकार बॉक्सीकरण और सी पुनरुत्पादन। देखिए इसमें ऑप्शंस में स्थिरीकरण, विकार बॉक्सीकरण और पुनरुत्पादन, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। गेहूं में काली कीट रोग होता है, तो गेहूं में काली कीट रोग पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है, जो गण यूरिटिनेल्स के उपवर्ग टीलियोमाइसिटिडी का एक सदस्य है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसके स्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये हैं हमारे नर सहायक ग्रंथियां। इसमें क्या होता है, शुक्र द्रव्य होता है जिसमें शुक्राणु तैरते रहते हैं। तो इस शुक्र द्रव्य में शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों के स्राव सम्मिलित होते हैं। शुक्र द्रव्य में फ्रक्टोज, सिट्रेट, इनोसिटोल तथा कुछ प्रोटीन उपस्थित होते हैं। और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित दूधिया तरल में कैल्शियम, सिट्रेट आयन, फॉस्फेट तथा कुछ एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। प्लाज्मोडियम द्वारा उत्पन्न रोग से पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से किस समय आवर्तक शीत तथा ज्वर का अनुभव करता है? तो ये है बाह्य रुधिराणु विखंडनी जनन के दौरान RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स के फटने से उत्पन्न हुए विषैले पदार्थ हीमोजोइन के मुक्त होने पर मलेरिया के रोगी को आवर्तन शीत तथा ज्वर का अनुभव होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि जब परजीवी तीव्र गुणों द्वारा RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स को फाड़कर नई RBC में प्रवेश करता है, तो फिर उसको क्या है कि आवर्तक शीत तथा ज्वर का अनुभव होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 42वां प्रश्न है, ABO रक्त समूह को नियंत्रण जीन I के द्वारा होता है। इस जीन के 3 युग्म विकल्पी यानी IA, IB और IO होते हैं तथा ये सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं, जिससे 6 जीन प्रारूप उत्पन्न होते हैं। संभावित लक्षण प्रारूपों की संख्या बताइए।
तो ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली में कम से कम 6 जीन प्रारूप होते हैं। प्रतिजनों यानी एंटीजेंस, प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 4 रक्त समूह यानी लक्षण प्रारूपों की पहचान की गई है। इसमें हमारे ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी और ओ रक्त समूह यानी ये 4 रक्त समूह हमारे लक्षण प्रारूप की पहचान की गई है। तो ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और ओ होता है वो सर्वदाता, यानी ए बी इन तीनों ही और स्वयं के रक्त समूह के रक्त को ग्रहण कर सकता है और ओ जो है किसी भी रक्त समूह को दिया जा सकता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन सही हैं और एक कथन गलत है, वो गलत कथन को छांटिए। इसमें पहला कथन है हमारा ए ऑप्शन में, एंजाइमों को अधिकतम सक्रियता के लिए इष्टतम पीएच की आवश्यकता होती है। ये कथन सही है। अधिकतम तापमान पर एंजाइमों का विकृतीकरण हो जाता है, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ जीवों में ये 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्रियाशील होते हैं। तो ये कथन भी सही है। एंजाइम अत्यंत विशिष्ट होते हैं, ये ऑप्शन हमारे सही है, यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन ही हमारे सही हैं। चौथा बचता है अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये कह रहा है किंतु कुछ लिपिड भी होते हैं। ये कथन यहाँ से गलत है, क्योंकि अधिकांश एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं लेकिन अपवाद स्वरूप इनमें से कुछ आरएनए एंजाइम भी होते हैं जैसे राइबोजाइम। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ये चौथा जो कथन है वो गलत है। कोशिका द्रव में उपस्थित तंतु में प्रोटीनी संरचनाओं का सुविकसित जाल जो कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक होता है कहलाता है। तो देखिए, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में आड़े तिरछे प्रोटीन तंतुओं का एक जाल पाया जाता है जो कोशिका के आकार को बनाए रखने के लिए सहारा प्रदान करता है तथा कोशिकाओं को निश्चित स्थानों पर स्थिर रखता है। तंतुओं के इस जाल को कोशिका पंजर कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नीचे दी गई आकृतियों ए और डी, 4 आकृतियां दी गई हैं ए बी सी डी। इसका निरीक्षण कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चारों संरचनाओं ए बी सी तथा डी की सही प्रकार से पहचान की गई हो। तो देख रहे हैं पहली जो संरचना है ए, ये है हमारी आई कॉर्निया की भूस्तारिका, ये है हमारी भूस्तारिका। और बी ये है मार्केंशिया का पुंधानीधर और सी जो है वो भ्रूण कोश एंटीपोडल्स है और डी है वो है कारा की अंडधानी। तो देखते हैं, ए में हमारा था भूस्तारिका और बी थी हमारी पुंधानीधर और सी है एंटीपोडल्स और डी है अंडधानी। तो इस तरह सी ऑप्शन हमारा सही है। जड़ का विकास प्रेरित करता है। तो जड़ के विकास में क्या है कि पादाभूतक संवर्धन में ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन की आपेक्षिक मात्रा जड़ प्ररोह या अविभेदित ऊतक पुंज के निर्माण को प्रेरित करती है। तो इसका जो जड़ का विकास प्रेरित होता है ऑक्सिन। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित 4 कथनों ए बी सी तथा डी को पढ़िए तथा 2 सही कथनों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कथन है वैक्सिलरी दल विन्यास में बड़े पश्च दल ध्वजक 2 पार्श्वीय दल पक्ष तथा 2 छोटे अग्रदल नौदल कहलाते हैं। तो पहला कथन जो है वो सही है। लिलिएसी कुल का पुष्प सूत्र जो है ये दिया गया है, ये सही है। तो बी भी इसका सही है। तीसरा कथन है मटर के पुष्प में पुंकेसर एक संगी होते हैं, हालांकि मटर के पुष्प में पुंकेसर 2 संगी होते हैं। तो ये सी जो कथन है वो गलत है। सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र ये दिया गया है, ये गलत है। सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र हमारा ये होता है। तो डी कथन भी हमारा क्या है, गलत है। तो इसमें ए कथन और बी कथन सही थे, सी डी दोनों ही गलत हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नीचे एक जीवाणु भोजी का चित्र दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाणुभोजी के ए, बी, सी तथा डी द्वारा नामांकित भागों को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो ए जो है वो दिख रहा है हमारा ऊपर ही है, तो इसी को हम कहेंगे शीर्ष। तो ये है हमारा शीर्ष यानी कैप्सिड। बी जो है वो कहलाएगा हमारा कॉलर। ये सी आ गया हमारा, तो ये है हमारा आच्छद। आगे आ रहा है हमारा डी भाग, तो डी जो है वो पुच्छ तंतु है। तो ए हमारा शीर्ष, बी कलर, सी आच्छद और डी जो है पुच्छ तंतु। देखते हैं ऑप्शंस में, ए जो है वो शीर्ष, बी कॉलर और सी आच्छद और डी है हमारा पुच्छ तंतु। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में एक वांछित डीएनए खंड को वाहक की सहायता से पोषी कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित 4 कारकों ए से डी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इनमें से एक या अधिक का प्रयोग वाहकों की भांति किया जा सके। तो ये देख रहे हैं हम, ए जो है जीवाणु, दो बी जो है प्लाज्मिड, सी प्लाज्मोडियम, डी जीवाणुभोजी। ये 4 कारक हैं। तो देख रहे हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी कार्यक्रम में प्लाज्मिड्स का प्रयोग वाहक के रूप में किया जाता है। तो बी है हमारा वो कारक है जिसका वाहकों के रूप में कार्य किया जाता है। अब आगे देखते हैं जीवाणुभोजी। ये हमारे जीवाणुभोजी, ये परजीवी विषाणु हैं। इनका प्रयोग भी क्या है वाहक के रूप में किया जाता है। तो बी और डी हमारे जो सही हैं, तो बी और डी, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लेग के प्रति टीके के निर्माण में नहीं किया जा सकता है? तो पहला है उग्र जीवाणुओं का फॉर्मेलिन अक्रिलम्बन, इसका किया जा सकता है, हमें निकालना नहीं किया जा सकता। अनुग्र जीवित जीवाणु, इनका भी किया जा सकता है। और ऊष्मा द्वारा मृत उग्र जीवाणुओं का निलंबन, इनको भी किया जा सकता है। सी ऑप्शन में देखें तो संश्लेषित संपुटीय पॉलीसेकेराइड पदार्थ, ये जो है संश्लेषित संपुटीय पॉलीसेकेराइड वैक्सीन का प्रयोग निमोनिया तथा मेनिनजाइटिस आदि रोगों के उपचार में किया जाता है, न कि प्लेग के प्रति टीके के निर्माण में। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। मॉर्गन तथा उनके सहयोगियों द्वारा वंशाशक्ति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन हेतु फल मक्खी अर्थात ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर को सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया है, क्योंकि यह अनिषेक जनन द्वारा जनन करती है। तो ये जो है वो गलत है। एक बार संगम से ही 2 युवा मक्खियाँ उत्पन्न करती है, ये भी गलत है, क्योंकि एक बार संगम से ही ये अनेक संततियाँ उत्पन्न करती है, तो ये भी गलत है। तीसरा, छोटी मादा मक्खी बड़ी नर मक्खी से अलग, ये भी गलत है, क्योंकि जो मादा मक्खी होती है वो बड़ी होती है और नर मक्खी होती है वो छोटी होती है, तो ये भी गलत है। देखिए यह लगभग 2 सप्ताह में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेती है, तो यही हमारा डी ऑप्शन सत्य है। लैक ऑपेरॉन में सम्मिलित होते हैं। तो लैक ऑपेरॉन एक ऑपेरॉन है जो एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु में लैक्टोज उपापचय को नियंत्रित करता है। लैक ऑपेरॉन तंत्र में एक नियंत्रक जीन और एक वर्धक जीन और एक प्रचालक जीन तथा 3 संरचनात्मक जीन्स Z, Y तथा A होते हैं और दमनकर प्रोटीन तथा प्रेरक सम्मिलित होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में किस लक्षण में मगरमच्छ तथा पेंगुइन व्हेल तथा डॉगफिश के समान होते हैं? तो ये देख रहे हैं इसमें कि मगरमच्छ, पेंगुइन, व्हेल तथा डॉगफिश सभी कशेरुकी यानी कॉर्डेट जंतु हैं। अतः इन सभी जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में किलोम विदर की उपस्थिति आवश्यक होती है, यानी अवश्य उपस्थित होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संरचना, उसकी स्थिति तथा कार्य सुमेलित है। तो ये हमारी संरचना, ये स्थिति और ये कार्य हैं। तो देखते हैं हमारा जो अधश्चेतक है यानी हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस
अग्र मस्तिष्क से व्युत्पन्न मस्तिष्क के किनारे तथा फर्श का भाग है। इसमें अनेक केंद्र होते हैं यानी हाइपोथैलेमस में, और ये जो है केंद्र शरीर के ताप तथा खाने पीने की इच्छा का नियंत्रण करता है। तो यही हमारा क्या है, संरचना स्थिति कार्य के हिसाब से सम्मिलित है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। कुछ जीवों के अभिलक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों यानी ए से डी के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो एक कथन है, उसमें दिया जाए मीथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया है जो दलदली स्थानों पर मीथेन उत्पन्न करते हैं। ये जो कथन है वो सही है। नॉस्टॉक एक तंतु में नील हरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये भी सही है। ये हमारा दिया है सी कथन है, वो रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। ये जो है गलत है, क्योंकि रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, खनिजों के चक्र में सहायक होते हैं। तो ये सी है वो गलत है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन देखें ए, बी और डी, ये सही है, सी गलत था। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य मनुष्य के कंकाल के एक भाग का सही विवरण है। तो पहला ऑप्शन है करोड्डी की पैराइटल अस्थि तथा टेम्पोरल अस्थि तंतु में संधि द्वारा परस्पर जुड़ती है, सही विवरण है। अब देखते हैं इसमें कशेरुकियों में प्रथम कशेरुक एटलस कहलाता है, तो ये हमारा सही नहीं है, और द्वितीय कशेरुक एक्सिस कहलाता है। तो ये बी जो ऑप्शन है वो गलत है। 9वीं 10वीं जोड़ी की पसलियां ये हमारा कूट पसलियां कहलाती हैं, और 11वीं 12वीं पसलियां जो हैं वो मुक्त पसलियां कहलाती हैं। ये भी विवरण गलत है। यह है हमारा गिलेनॉइड गुहा एक गर्त है जिसमें जांग की अस्थि जुड़ती है, ये भी गलत है। जबकि गिलेनॉइड गुहा स्कैपुला अस्थि में स्थित एक सॉकेट के समान गुहा होती है जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा ह्यूमरस अस्थि का सिर फिट रहता है। तो ये विवरण भी गलत है। तो ए विवरण हमारा सही है, तो ए ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन होता है। तो पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन भूस तारिका द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नीचे एक रंध्र उपकरण का चित्र दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इस चित्र के ए, बी, सी तथा डी द्वारा नामांकित भावों को सही प्रकार से दर्शाता है। तो इसमें जो है एक ये है रंध्र उपकरण, तो ये ए है वो कहलाएगी उपत्वचीय कोशिका, यानी एपिडर्मल सेल, और बी जो है इसके अंदर भी अंदर वाली सेल है, इसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। तो बी की जगह बी जो है वो सहायक कोशिका है। सी इसके अंदर वाला रंध्र मुख, यहाँ से ये रंध्र खुलता है, तो ये है हमारा रंध्र मुख, और डी जो है वो रंध्र मुख से पहले है, ये द्वार कोशिका है, ये रंध्र के मुख को खोलती और बंद करती हैं, तो ये होगी द्वार कोशिका है। तो देखें ऑप्शंस में ए जो है वो है उपत्वचीय कोशिका, बी थी हमारी सहायक कोशिका, सी रंध्रमुख और डी है द्वार कोशिका। तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन वन के पाठतंत्र में संख्या के प्राइमर को प्रदर्शित करता है। तो वन के पाठतंत्र में संख्या का पिरामिड तर्क रूपी होता है। तो इसमें देखते हैं ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा तर्क रूपी है। यानी वन के अंदर उत्पादक जो होते हैं वो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जो संख्या में बहुत कम होते हैं, और इसके जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं तो हिरन, चिड़िया और ये जो है ज़्यादा संख्या में होते हैं, उस तरीके से ऊपर जो घटता चला जाता है। तो सी जो है वो हमारा कैसा है, तर्क रूपी पिरामिड है, यानी वन के पाठतंत्र में संख्या का पिरामिड। तो ये हमारा सी है डी ऑप्शन में, तो डी ही ऑप्शन इसका सही है। ये है हमारा 60वां प्रश्न, यानी इस पेपर का लास्ट प्रश्न है। ये मेंस का पेपर है 2010 का।
जिसमें बायोलॉजी के 60, फिजिक्स 30 और केमिस्ट्री 30, यानी टोटल 120 प्रश्न आए थे। तो यह है किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में 3' और 5' फास्फोडाइस्टर बंध जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये बंध पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अन्य न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे आगे 2009 के भी। तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा।